चलिए 18वीं सदी के भारत के नक्शे को जरा दिमाग में लाते हैं। एक तरफ दिल्ली में मुगलों सल्तनत की दीवारें दरक रही हैं और उसी दौरान सह्याद्री की पहाड़ियों से एक तूफान उठता है जो देखते ही देखते पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर छा जाता है। ये तूफान था मराठों का। पानीपत की हार ने उन्हें झटका जरूर दिया, लेकिन फिर भी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने सबसे बड़ी और सबसे मजबूत चट्टान बनकर खड़े थे। और आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो ताकत जो मुगलों का एक तरह से विकल्प बनने जा रही थी, अपने ही सरदारों की आपसी लड़ाई और अंग्रेजों की शातिर चालों का शिकार हो गई। ये कहानी है 3 एंग्लो मराठा युद्धों की, जिन्होंने हिंदुस्तान का मुस्तकबिल हमेशा के लिए बदल दिया। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मराठा इतने ताकतवर थे कैसे। ये किसी एक राजा का साम्राज्य तो था नहीं, जैसा हम मुगलों के बारे में पढ़ते हैं। बिल्कुल सही। ये एक परिसंघ या कह लीजिए एक कॉन्फेडरेसी थी, मतलब कई ताकतवर मराठा सरदारों का एक गठबंधन। पुणे में बैठे पेशवा इसके नाम मात्र के मुखिया थे, लेकिन असली ताकत तो वो ग्वालियर के शिंदे, इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़ और नागपुर के भोंसले। हाँ, और नागपुर के भोंसले जैसे सरदारों के हाथ में थी। ये सब अपने अपने इलाकों के कह सकते हैं बेताज बादशाह थे। तो यही गठबंधन उनकी ताकत भी था और शायद यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गया। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। जब तक इनमें एकता रही, इन्होंने दिल्ली से लेकर अटक तक अपना परचम लहराया। लेकिन 18वीं सदी के आखिर तक पेशवा परिवार के अंदर ही गद्दी के लिए लड़ाई शुरू हो गई और ये सरदार भी मतलब एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करने लगे। साम्राज्य अंदर से खोखला हो रहा था और ईस्ट इंडिया कंपनी इसी एक मौके का इंतजार कर रही थी। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है पेशवा परिवार की अपनी कलह, खासकर बाजीराव प्रथम के बेटे रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षाएं। हाँ, रघुनाथ राव, जिन्हें राघोबा भी कहा जाता था, एक काबिल सेनापति थे, इसमें कोई शक नहीं है। उनके नेतृत्व में मराठा सेना ने अटक का किला भी जीता था, जो आज के पाकिस्तान में है। तो जाहिर है उन्हें लगता था कि पेशवा की गद्दी पर उनका हक है और यही पारिवारिक लड़ाई ही पहले युद्ध की चिंगारी बनेगी। और दूसरी तरफ अंग्रेज भी थे। बिल्कुल, दूसरी तरफ अंग्रेज बॉम्बे में अपने व्यापार और फ्रांसीसियों के बढ़ते असर को लेकर परेशान थे। उन्हें मराठा शक्ति को काबू में करना जरूरी लग रहा था। तो फिर पहले युद्ध का मैदान कैसे तैयार हुआ? वो पहली चिंगारी वो कैसे भड़की? इसकी शुरुआत हुई एक मौत से 1772 में। एक बहुत ही काबिल पेशवा थे, माधवराव प्रथम। उनकी टीबी से असमय मृत्यु हो गई। उनकी मौत मराठा साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। उनके जाते ही उनके चाचा रघुनाथ राव, उन्होंने पेशवा बनने की पूरी कोशिश की, लेकिन पुणे के दरबार में नाना फडणवीस जैसे ताकतवर मंत्री और दूसरे सरदार थे। उन्होंने रघुनाथ राव को पेशवा मानने से इनकार कर दिया। नाना फडणवीस, जिन्हें मराठा राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता था। बिल्कुल। नाना फडणवीस की घुटने, जिसे 12 भाई परिषद कहते थे, माधवराव के नवजात बेटे सवाई माधवराव को गद्दी पर बिठा दिया। बस यहीं से रघुनाथ राव का सब्र टूट गया। वो मदद मांगने वहां पहुंचे जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए था। अंग्रेजों के पास? अंग्रेजों के पास। 1775 में उन्होंने बॉम्बे जाके अंग्रेजों से सूरत की संधि कर ली। और इस संधि में उन्होंने क्या वादा किया? वादा ये था कि अंग्रेज उन्हें पेशवा बनने में मदद करेंगे और बदले में रघुनाथ राव ने सालसेट और बेसिन के जरूरी इलाके सौंप देंगे। लेकिन कहानी में एक मजेदार मोड़ आया। बॉम्बे की सरकार ने तो ये संधि कर ली, पर कलकत्ता में बैठे गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को ये पसंद नहीं आई। मतलब कंपनी के अंदर ही फूट पड़ गई थी। बॉम्बे कुछ और चाह रहा था और कलकत्ता कुछ और। हाँ, क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद कलकत्ता को ज्यादा ताकत मिल गई थी। हेस्टिंग्स को लगा कि बॉम्बे सरकार ने अपनी हद पार कर दी है, तो उन्होंने संधि को रद्द कर दिया और पुणे दरबार से सीधे एक नई संधि की, जिसे पुरंदर की संधि कहते हैं। अच्छा। इसमें अंग्रेजों ने सवाई माधवराव को पेशवा मान लिया, लेकिन बॉम्बे की सरकार अड़ गई। उन्होंने कलकत्ता का आदेश मानने से इनकार कर दिया और रघुनाथ राव का साथ देना जारी रखा। ये तो कमाल की बात है। अंग्रेज आपस में ही लड़ रहे थे और इसी का फायदा उठाने की कोशिश की नाना फडणवीस ने। उन्होंने फ्रांसीसियों को पश्चिमी तट पर एक बंदरगाह दे दिया। अंग्रेजों के लिए ये एक रेड लाइन थी। वो भारत में फ्रांसीसियों को वापस आते हुए नहीं देख सकते थे। बस यहीं से युद्ध छिड़ गया। और इस युद्ध में क्या हुआ कि अंग्रेज आसानी से जीत गए? बिल्कुल नहीं।
ये युद्ध उनके लिए एक बुरा सपना साबित हुआ। मराठों ने, खासकर महादजी शिंदे के नेतृत्व में, उन्हें बुरी तरह हराया। वडगांव की लड़ाई में तो अंग्रेजी सेना की ऐसी हार हुई कि उन्हें एक शर्मनाक संधि पर दस्तखत करने पड़े। यहाँ हमें महादजी शिंदे की भूमिका को समझना होगा। वो सिर्फ एक सरदार नहीं थे, वो एक दूरदर्शी रणनीतिकार थे। सुना है उन्होंने अपनी एक अलग आधुनिक सेना बना रखी थी। हाँ, उन्होंने फ्रांसीसी अफसर बेनोइट डी बोएन की मदद से एक यूरोपीय तरीके की सेना तैयार की थी, जिसमें तोपखाना भी था। वडगांव में अंग्रेजों की हार कोई तुक्का नहीं थी। ये एक बेहतर संगठित और बेहतर नेतृत्व वाली भारतीय सेना की जीत थी। युद्ध कई साल तक चला, पर कोई नतीजा नहीं निकला। तो आखिरकार ये युद्ध खत्म कैसे हुआ? 1782 में सालबाई की संधि से। ये संधि बहुत अहम थी। इसने अगले 20 सालों के लिए अंग्रेजों और मराठों के बीच शांति कायम कर दी। अंग्रेजों ने सवाई माधवराव को पेशवा मान लिया और रघुनाथ राव को पेंशन दे दी गई। तो ये जो 20 साल की शांति थी, ये मराठों के लिए एक तरह से एक खतरनाक सुकून साबित हुआ। बिल्कुल, ये तूफान से पहले की खामोशी थी। मराठा सरदार इस खामोशी में आपस में लड़ते रहे, अपनी ताकत जाया करते रहे, जबकि अंग्रेजों ने इस 20 साल के स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का पूरा इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी चुनौती मैसूर के टीपू सुल्तान को रास्ते से हटाने में पूरी ताकत लगा दी। सही। 1799 में चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू की हार और मौत के बाद अंग्रेजों के संसाधन और उनकी बेहतरीन सेनाएं आजाद हो गईं। अब उनका पूरा ध्यान सिर्फ एक ताकत पर था, मराठा। और शायद इन 20 सालों में मराठा खेमे में बहुत कुछ बदल चुका था। बहुत कुछ। 1800 तक मराठा राजनीति के दो सबसे बड़े स्तंभ महादजी शिंदे और नाना फडणवीस दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। उनकी जगह लेने वाला कोई नहीं था और नया पेशवा बना बाजीराव द्वितीय, उसी रघुनाथ राव का बेटा। वो एक, कह सकते हैं, कमजोर, डरपोक और साजिशी शासक था, जिसे अपने ही सरदारों पर भरोसा नहीं था। शिंदे और होलकर के बीच दुश्मनी अपने चरम पर थी। और इसी दुश्मनी का नतीजा था कि इंदौर के शासक यशवंतराव होलकर ने पूना पर ही हमला कर दिया। हाँ, 1802 में होलकर ने पुणे के पास हड़पसर की लड़ाई में पेशवा और शिंदे की मिलीजुली फौज को हरा दिया। और यहीं पर डरे हुए बाजीराव द्वितीय ने वही गलती की जो 25 साल पहले उसके पिता ने की थी। वो भाग गया। वो भागकर अंग्रेजों की शरण में चला गया। और अंग्रेज तो इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल। उन्होंने बाजीराव द्वितीय से 1802 में बेसीन की संधि पर दस्तखत करवा लिए। ये एक सहायक संधि यानी सब्सिडियरी अलायंस थी। ये सहायक संधि सुनने में तो बड़ी हेल्पफुल लगती है, पर असल में ये थी क्या? ये अंग्रेजों का सबसे खतरनाक कूटनीतिक हथियार था। कहने को तो ये सुरक्षा की गारंटी थी, लेकिन इसकी शर्तें जहरीली थीं। जिस भी राजा ने इस पर दस्तखत किए, उसे अपनी राजधानी में एक ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी और उस सेना का सारा खर्च भी उसी राजा को उठाना पड़ता था। वो किसी दूसरे राज्य से अंग्रेजों की इजाजत के बिना कोई समझौता नहीं कर सकता था। उसकी विदेश नीति पूरी तरह से कंपनी तय करती थी। मतलब ये सोने की जंजीरें थीं जो दिखने में सुंदर थीं पर आजादी छीन लेती थीं। बिल्कुल। इस संधि ने पेशवा को सिर्फ नाम का शासक बना दिया। अब वो अंग्रेजों का एक तरह से बंधक ही था। जाहिर है, शिंदे और भोंसले जैसे स्वाभिमानी मराठा सरदारों ने इसे अपनी आजादी पर हमला माना। उन्होंने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया और यहीं से दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध की शुरुआत हुई। लेकिन क्या इस बार मराठा सरदार एक होकर लड़े? दुर्भाग्य से नहीं। यही उनकी सबसे बड़ी त्रासदी थी। होलकर इस लड़ाई से अलग रहे। शिंदे और भोंसले ने मिलकर अंग्रेजों का सामना किया, लेकिन अंग्रेज इस बार पूरी तैयारी से आए थे। उनके पास आर्थर वेलेस्ली जैसा कमांडर था, वही वेलेस्ली जो आगे चलकर वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन को हराएगा। और नतीजा मराठों के लिए विनाशकारी था। असाय और रसवाड़ी जैसी लड़ाइयों में शिंदे और भोंसले की सेनाओं की बुरी तरह हार हुई। अंग्रेजों ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। मुगल बादशाह जो अब तक मराठों के संरक्षण में थे, अब अंग्रेजों के पेंशनर बन गए। मराठों ने उत्तरी भारत पर अपना नियंत्रण हमेशा के लिए खो दिया। दूसरे युद्ध के बाद तो मराठा शक्ति की कमर ही टूट गई होगी। फिर तीसरे युद्ध की नौबत कैसे आ गई? मराठा कमजोर जरूर हुए थे, लेकिन उनका स्वाभिमान अभी जिंदा था। खासकर पेशवा बाजीराव द्वितीय, जिसे अंग्रेजों ने ही वापस गद्दी पर बिठाया था, अब उसी बंधन से छटपटा रहा था। वो अपनी खोई हुई ताकत वापस पाना चाहता था। इसी दौरान भारत में एक नया गवर्नर जनरल आया, लॉर्ड हेस्टिंग्स।
वो एक पक्का साम्राज्यवादी था। और भारत में ब्रिटिश सत्ता को सर्वोच्च बनाना चाहता था। बिल्कुल। और इस बार टकराव का बहाना क्या बना? इस बार बहाना बने पिंडारी। पिंडारी एक तरह के लड़ाके थे जो मराठा सेनाओं के साथ मिलकर लूटमार करते थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इन पिंडारियों का सफाया करने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ा, लेकिन इस अभियान की आड़ में उसने अपनी सेनाओं से पूरे मराठा इलाके को घेर लिया। मराठा सरदारों को लगा कि ये पिंडारियों पर नहीं बल्कि उन पर हमला है। तो मतलब पेशवा बाजीराव द्वितीय ने आजादी के लिए एक आखिरी हारी हुई लड़ाई लड़ने का फैसला किया। हाँ, उसने 1817 में पुणे में ब्रिटिश रेजिडेंट के दफ्तर पर हमला करके उसे जला दिया। ये युद्ध का ऐलान था, लेकिन ये कोशिश बहुत देर से की गई और बिना किसी तैयारी के। अंग्रेजों ने पेशवा को खड़की और कोरेगांव की लड़ाइयों में आसानी से हरा दिया। नागपुर के भोंसले सीताबर्डी में हारे और होलकर की सेना महिदपुर में हार गई। एक एक कर सभी मराठा सरदार हार गए। तो ये आखिरी कोशिश भी नाकाम रही। ये सुनना ही कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बाद मराठा साम्राज्य का क्या बना? क्या उसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया? हाँ, इस बार अंग्रेजों ने कोई रहम नहीं दिखाया। 1818 में पूना की संधि के साथ मराठा परिसंघ, मतलब जो सरदारों का गठबंधन था, उसे हमेशा के लिए तोड़ दिया गया। पेशवा का पद ही खत्म कर दिया गया। बाजीराव द्वितीय को एक बड़ी पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया। शिवाजी महाराज के वंशजों के लिए सतारा की एक छोटी सी रियासत बना दी गई जो अंग्रेजों के अधीन थी। मराठा साम्राज्य का सूरज अस्त हो चुका था। तो अगर हम इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करें तो सवाल उठता है कि इतनी बड़ी शक्ति का पतन हुआ क्यों? क्या ये सिर्फ अंग्रेजों की ताकत थी या मराठों की अपनी गलतियां ज्यादा थीं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है दोनों। सबसे बड़ा कारण तो मराठा राज्य की अपनी बनावट थी। जैसा हमने शुरू में बात की, ये एक मजबूत देश जैसा नहीं था, बल्कि कई ताकतवर सरदारों का एक ढीला ढाला गठबंधन था। उनमें मराठा होने का गर्व तो था, पर वो एक राष्ट्र वाली सोच वो नहीं थी। हर सरदार पहले अपने इलाके का राजा था, बाद में मराठा। मतलब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं राष्ट्रीय एकता पर भारी पड़ गईं। बिल्कुल। बाजीराव द्वितीय जैसा अदूरदर्शी और डरपोक नेता जिसने अपने ही सरदारों के खिलाफ अंग्रेजों से मदद मांगी, इस पतन का एक बड़ा कारण था। शिंदे, होलकर, भोंसले ये सब एक दूसरे से लड़ने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने अपने असली दुश्मन को पहचाना ही नहीं। थी, लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि उनकी असली जीत युद्ध के मैदान से ज्यादा कूटनीति की मेज पर हुई? आपने बिल्कुल सही कहा। अंग्रेजों की असली ताकत तोप या बंदूक नहीं थी, बल्कि उनकी जानकारी थी। हर भारतीय रियासत में उनका एक रेजिडेंट बैठा होता था। ये रेजिडेंट सिस्टम एक तरह का कह सकते हैं पॉलिटिकल गूगल था, जो उन्हें हर रियासत की अंदरूनी लड़ाई, हर सरदार की महत्वाकांक्षा और हर खजाने की हालत की रियल टाइम जानकारी देता था। और उनका सब्र, जैसे उन्होंने सालबाई की संधि के बाद 20 साल इंतजार किया, वो जल्दबाजी में नहीं थे। हाँ, वो लंबा खेल खेलते थे। उनके पास रिचर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड हेस्टिंग्स जैसे लीडर थे जिनका एक ही मकसद था, भारत में ब्रिटिश राज स्थापित करना। वे जानते थे कि किस सरदार को किससे लड़ाना है, किसको लालच देना है और किस पर कब हमला करना है। वे युद्ध के मैदान में उतरने से पहले ही लड़ाई दिमाग में जीत चुके होते थे। तो अंत में हम कह सकते हैं कि मराठा साम्राज्य की कहानी एक बाहरी दुश्मन से हारने की उतनी नहीं है जितनी कि अपनी ही अंदरूनी फूट, बिखराव और अदूरदर्शिता से हारने की है। बिल्कुल, उनकी ताकत ही उनकी कमजोरी बन गई। और ये विश्लेषण हमें एक सोचने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। कल्पना कीजिए, अगर 1802 में बेसिन की संधि के खिलाफ सारे मराठा सरदार अपनी आपसी दुश्मनी भुलाकर एक साथ मिलकर खड़े हो जाते, तो क्या आज भारत का इतिहास और भूगोल कुछ और होता?